हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़े, वो हमने न्यूटन्स के दो तीन लॉस जो थे वो पढ़ लिए थे। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ इनके जो है ना थोड़े से फोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट तरीके से लग रही होती हैं। जैसे कि इंक्लाइन प्लेन पे फोर्सेस किस तरह से लग रही होंगी, आपको सॉल्व किस तरह से करना है। सही है। और इसी तरीके से आपके पास जो है अगर पुली का केस आ गया तो उस पर क्या करना होगा। सही है। और इसी तरीके से अगर फ्री फॉल मोशन है तो आपको क्या करना है। तो ये सब चीजें जो है ना हम जरा इसके अंदर देख रहे हैं। सही है। तो इफ यू हैव एन इंक्लाइन सरफेस तो वो तकरीबन जो है आपके पास इस तरीके से होनी चाहिए। सही है। अच्छा जी। यहाँ पे आपके पास एंगल दिया हुआ होगा एक। सही है। अच्छा, तो अब सीन ये है कि अब अगर मेरे पास इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सही है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट जाहिर बात है लाइक एक कॉमन सी चीज है कि अगर आप इंक्लाइन पे कोई भी चीज रख दो इंक्लाइन प्लेन पे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे को मूव करता है। सही। और उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह होती है कि भाई वेट है उसका। तो अगर वेट है तो वो डायरेक्ट यहाँ नीचे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ नीचे क्यों जा रहा है। तो उसको भी देख लेते हैं कि क्यों जा रहा है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि भाई वेट जो है वो एग्जैक्टली सेंटर से नीचे लग रहा है। सही है। ये एम जी होगा। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर आप इस वेट के दो कंपोनेंट बनाओ प्लेन के हिसाब से। सही है। तो दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे। एक कंपोनेंट बन जाएगा आपका तकरीबन 57, तकरीबन आपका एक कंपोनेंट इस तरीके से बन जाएगा। सही है, जो कि पैरेलल कंपोनेंट होगा। सॉरी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। सही है। और एक कंपोनेंट आपका बन जाएगा इस तरीके से। सही हो गया। तो अब बेसिकली ये दो कंपोनेंट आपके पास है। सही है। फोर्स इस वेट के। सही है, एक्चुअल वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है। सही है। और वेट के ये दो कंपोनेंट हो गए। सही है। तो अब जो वेट का आपके पास जो डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट है बेसिकली उसकी वजह से जो है आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है। सही है। मतलब जो आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आता है। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज को भी देख लेते हैं कि भाई इनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। सही है। अच्छा, याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा ना थीटा होता है। सही है। और उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि आप एक ट्रायंगल अगर आप ये कंसिडर करो। सही है। और आप जो है एक स्ट्रेट लाइन ये कंसिडर करो। सही है, उस पे ये वाला एंगल। तो बेसिकली अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 90 आ जाएगा, ये थीटा दोनों सेम आ जाएंगे। सही है। तो अब वैसे ये चीज सिलेबस में मतलब ये चीज मैथ्स की है थोड़ी सी, अगर बोलो तो कराऊं कराऊं क्या, ये नहीं कराऊं छोड़ दो। प्रूव करना है क्या, ये मैथ समझ में आती है। फिर मैथ्स तो नहीं आती। नहीं आती मैथ्स। देखो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये हमने दो कंपोनेंट बनाए। सही है। सो अब अगर आप ये ट्रायंगल ले लो। सही है। लेट्स टेक दिस एंगल एज एक्स। सही है। ये 90 डिग्री होगा। सही है, क्योंकि हमने कहा ये वर्टिकल कंपोनेंट है। सही है। लेट्स कंसिडर दिस एज वाई। सही है। हम कह रहे हैं कि भाई थीटा मस्ट बी वाई। सही है, तो कैसे होगा। आपको पता है कि अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करोगे सो थीटा प्लस 90 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180। सही है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करोगे मतलब ये जो पूरा एंगल जो इस लाइन पे बन रहा है, अगर आप ये कंसिडर करोगे तो क्या कहोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सही है।
सो अब यहाँ से थीटा 90 को वहां भेज दोगे तो थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ से जब 90 को वहां भेजोगे सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 वहां बच जाएगा। सही है। सो दिस मीन्स के थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सही है, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो सो थीटा इज इक्वल टू वाई। समझ लो। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला एंगल हमेशा थीटा होना है, राइट। आप समझते हो कोई मसला? जी सर। सही हो गया। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा अंदर वाला एंगल आंख बंद करके ये बना देना, सही है। अगर वो एंगल दिया हुआ हो तो सही है। अच्छा, अब जब तुम्हें ये एंगल यकीन हो गया तो अब तुम्हारे पास दो इसके कंपोनेंट बनेंगे। वो दो कंपोनेंट क्या बनेंगे? एक कंपोनेंट बन जाएगा इसका एम जी, सॉरी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। सही हो गया। तो अब बेसिकली जो एम जी साइन थीटा होगा वो आपको जो है ना वो आपको मूव करवाएगा। सही है। सो एम जी साइन थीटा जो वो होगा जो आपको आपके आपके ऑब्जेक्ट को नीचे मूव करवाएगा। और एम जी कॉस थीटा है वो सिर्फ बैलेंस करेगा। सही है। मतलब बैलेंस क्या मतलब ये कि अगर फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई जितनी फोर्स वो फ्लोर पे लगा रहा है फ्लोर को भी उतनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगानी चाहिए। सही, न्यूटन थर्ड लॉ। ताकि वो ऑब्जेक्ट उस फ्लोर पे ही रहे। सही, अगर किसी भी एक डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा भारी है और प्लेन हल्का सा है तो ऑब्जेक्ट अंदर धंस जाएगा, जैसे कि पानी होता है। और आप अगर पानी पे चलने की कोशिश करो तो आप अंदर गिर जाओगे, क्योंकि पानी की जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो आपको होल्ड कर सके। सही है। सो ये आपके पास वो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। सही है। तो ये आपके पास बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल जो है ये फोर्स होगी। सही हो गया। वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगी क्योंकि वो अपवर्ड होती है प्लेन से ना। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। सही है। तो अब जो एम जी साइन थीटा है उसकी वजह से जो है आपका ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होगा। सही हो गया। ये चीज बताओ बच्चों, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब याद रखने कि आप जितने भी इंक्लाइन प्लेन पे आप मूव किया करोगे हमेशा हर इंक्लाइन प्लेन पे आपके पास जो है ये डाउनवर्ड फोर्स होगी कि जो आपको नीचे जाने में हमेशा हेल्प करेगी और ऊपर जाने में हमेशा मसला करेगी। सही हो गया। ओके, क्योंकि अगर आप ऊपर जा रहे होगे तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, या इसके अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी इंजन से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो। सही है। तो वो फॉरवर्ड फोर्स के अगेंस्ट आपने लगानी पड़ेगी। सही हो गया। अच्छा, अब अब अगर हमने ये हमारे पास बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है। सही है। तो अब इसके अंदर जो है अगर हमें न्यूटन्स लॉ लगाना है, सही, न्यूटन सेकंड लॉ ही लगाएंगे, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ तो हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। सही है। तो अब किस तरह से लगेगा जरा उसको समझ लो। हम कुछ कंडीशन जो है कंसिडर करके उसमें जो है न्यूटन्स लॉ लगा देंगे। सही है। अच्छा, मान लो ये हमारे पास जो है कुछ ऐसा सिनेरियो, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास कार है। सही है। और हमारे पास जो है ना ये रफ सरफेस है। सही है। और हमारे पास जो गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स है वो अप द प्लेन है। सही है। सो द कार इज मूविंग अपवर्ड with some force from the engine is FD। सही है। तुम्हें पता है कि रेजिस्टिव फोर्स जो है तुम्हारे पास कहाँ से लग रही होगी? रेजिस्टिव फोर्स जो है टायर से लग रही होगी और सरफेस के दरमियान होगी। सही, इस जगह पे। सही हो गया। फ्रिक्शन फोर्स। सही है। तो अब अगर तुम न्यूटन लॉ लिखोगे तो कैसे अप्लाई करोगे? अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तुम्हें पता है फॉरवर्ड फोर्स ये माइनस बैकवर्ड फोर्स हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स। सही है। और एक और बैकवर्ड फोर्स हमारे पास एम जी साइन थीटा। सही है। और ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा? एम ए के बराबर आ जाएगा। सही, अगर वेलोसिटी जी है तो एम डेल्टा वी अपॉन टी के बराबर आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से जो है तुम न्यूटन लॉ इस कंडीशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सही हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो है अच्छा मोशन की डायरेक्शन भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि
इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, सही हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो है एक और सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं, सही है। और उसके अंदर हम मान लेते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, सही है। कि भाई मान लो एक कार थी या गाड़ी है आपके पास ही, सही है। और आपने उसको सरफेस पे या कोई हिल वगैरह कहीं पे खड़ा कर दिया, सही है। और आपने उसको सही गियर में नहीं डाला, सही है, जस्ट लेफ्ट इट इन पी, तो वो नीचे आ गई, सही है। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो है, अच्छा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है क्योंकि गाड़ी बंद है, सही है। तो आपके पास जो है सिर्फ फ्रिक्शन जो है आपके पास बैकवर्ड फोर्स होगी, सही है। तो अब जब बैकवर्ड फोर्स सिर्फ ही है तो अब आपके पास किस तरह से काम होगा? अब आपके पास काम इस तरह से होगा कि भाई न्यूटन्स लॉ अगर आप लगा रहे हो मोशन इस डायरेक्शन में, सही है। तो और ये हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स, सही। तो आपने लिखना है कि भाई फॉरवर्ड फोर्स आपके पास इस कंडीशन में, अच्छा फॉरवर्ड फोर्स हम हमेशा वही फोर्स लेंगे जो कि मोशन की डायरेक्शन में हो, सही है। और उसको पॉजिटिव लेंगे हमेशा, सही है। सो इस कंडीशन के अंदर जो है हमारे पास एम जी साइन थीटा फॉरवर्ड फोर्स है, माइनस बैकवर्ड फोर्स हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, सही है, इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही, सही। तो देखो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि तुम किस तरह डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हो, सही हो गया। अच्छा, मान लो कि हमारा जो है ना दोबारा से वही चीज है, सही है। और इस टाइम जो है हमारे पास जो है स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, सही है। और ऑब्जेक्ट को आपने सिर्फ रिलीज कर दिया, ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, सही हो गया। सो जब आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, स्मूथ सरफेस है, आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, सही है, मतलब नो फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया तो आपके पास क्या होगा कि जो न्यूटन्स लॉ आपके पास लगेगा वो आप लगा दोगे, एम जी साइन थीटा जो कि फॉरवर्ड फोर्स है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू एम ए, सही है। सो आपके पास जो है जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, सही है। अच्छा, कॉमन सी बात है कि अगर आप इंक्लाइन प्लेन को जितना ज्यादा बढ़ा दो, मतलब जितना जितना ज्यादा उसकी इंक्लिनेशन आप कर दो, तो उतना तेजी से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, सही है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इक्वेशंस के थ्रू भी सोचो तो आपको पता है कि भाई अगर आप इस थीटा को बढ़ा दो, सही है, अगर आप इस थीटा को इंक्रीज करोगे, सही है, तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, यानी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बढ़ेगी, गाड़ी तेजी से ऑब्जेक्ट तेजी से नीचे आएगा, सही। तो आपके पास जो है ये आपके पास जो है कुछ सिनेरियो थे, सही है। और तुम लोग के जहन में अगर कोई सिनेरियो तो मुझे बताओ, हम उसको भी बात कर लेते हैं। चलिए जो ए है इसका हम्म, मतलब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, जी तो जी 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 जी, डाउनवर्ड हमेशा ये एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, बोले तो क्या मतलब, ये वाला डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में? मतलब बैकवर्ड्स, तो हमेशा बैकवर्ड्स। अबे मोशन भी इसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, मोशन भी यहाँ पे हो रहा है, सही है। और जिस डायरेक्शन में मोशन होगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, सही है। ये चक्कर है, समझ लो। जी। तो ये कहानी है, सही है। तो ये बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस इंक्लाइन प्लेन को किस तरह से सॉल्व करना है, सही है। अब मान लो कि अगर आपके पास जो इंक्लाइन प्लेन है उसको उसने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, सही है, उसने एंगल यहाँ के बजाय उसने कहीं और दे दिया, सही है।
अच्छा, उसने उसने जो है ना ये कुछ चीजें आपको दे दी कि भाई इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही थी वो आपके पास लग रही है कुछ इस तरीके से। ओके, सो उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लग रही है। सही है। और इसके दो कंपोनेंट ने बना दी कि एक तुम्हारे पास जो है वो इस डायरेक्शन में, सही है, और एक तुम्हारे पास वो इस डायरेक्शन में, सॉरी, इस डायरेक्शन में। सही हो गया। अब क्या करोगे भाई? मान लो ये थीटा है। सही है। और ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सही है? तो उसके कंपोनेंट तो तुम आराम से बना लोगे कि भाई एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा, ऐसे ही होगा। सही है। और तुम्हें ये भी दिख रहा है कि भाई एन कॉस थीटा तुम्हारे पास एम जी के बराबर होगा, और एन साइन थीटा जो है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट को नीचे मूव करा रहा होगा। सही है। तो इस तरीके से तुम काम कर सकते हो। राइट। तो वो उसकी डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, एंगल आगे पीछे दे सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपको देख के करना होगा कि एंगल किस तरीके से आ रहा है। सही है। और किस तरीके से उससे मतलब एंगल दिया हुआ है, उसको कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। सही है। एक चीज याद रखना कि जो वेक्टर होगा वो जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। सही है। अगर उसने जैसे ये कोई बना के दिया हुआ है और वेक्टर यहाँ से बनाए हुए हैं। सही। सही है। तो इसका मतलब, और वो आपसे बोल रहा है कि भाई आप जो है इन इन वेक्टर का आप कुछ कुछ रिजल्टेंट बना दो, या आप बता दो कि भाई ये वेक्टर किस तरीके से पॉसिबल है भी या नहीं है, या ये वेक्टर वेक्टर जो है इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप जस्ट इनको सबसे पहले तो आप वो करो, क्लोज करो कि भाई किसके अंदर जो है वेक्टर पॉसिबल बन भी रहा है या नहीं बन रहा। सही है। तो आप सबको पीछे ले जाओ। अब देखो ये सारे एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, इसको आप एक्सटेंड कर लो। सही है। और इसको आप एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो है वेक्टर्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे। सही है। तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसमें कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स आएगी। सही। अगर इक्विलिब्रियम पे होते तो सारे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे होते, यानी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होता। सही है। खैर, तो इंक्लाइन प्लेन बताओ, इंक्लाइन प्लेन समझ में आता है, इसमें कोई मसला? जी सर। अच्छा अच्छा।